तो आज हमारे साथ है मशहूर कोच ज्वाला सिंह। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। काफ़ी सारे प्लेयर्स उन्होंने कोच किए जो आज इंडिया और आईपीएल में खेल रहे हैं। वेलकम टू जूम क्रिकेट ज्वाला सर। Thank you so much for being here in my academy at Air India Sports Club. फॉर एन एमेच्योर जो सिर्फ अभी सोच रहे हैं मुझे रणजी खेलना है या इंडिया खेलना है, वो ये उन लोग के लिए सवाल है कि कितने पड़ाव होते हैं इंडिया तक पहुंचने के पहले, कितने पड़ाव पार करने पड़ते हैं, वो आप थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में समझाइए। देखिए, मैंने 5 स्टेजेस मेरे कोचिंग कोर्स में है। मैं भी कोचिंग कोर्स की बुक ला रहा हूँ। बिगिनर, रेगुलर, एडवांस, एलाइट एंड प्रो। 5 स्टेजेस होते हैं इंडिया खेलने के लिए, रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए। बिगिनर मतलब जो कोई शुरू किया है। रेगुलर मतलब जिसको बेसिक्स थोड़ा आता है, नेट्स में खेल रहा है। एडवांस मतलब जो मैचेस खेल रहा है। इलाइट मतलब जो स्टेट खेल रहा है। प्रो मतलब जो सीनियर स्टेट खेल रहा है और इंडिया खेल रहा है। तो ये 5 स्टेजेस हैं। अब अगर किसी को इंडिया के लिए खेलना है तो बहुत लंबी जर्नी है। सबसे पहले तो अगर आपको कंट्री के लिए खेलना है तो आपको अपने स्टेट का पहले बेस्ट प्लेयर बनना पड़ेगा। फिर अगर आप स्टेट के बेस्ट प्लेयर होगे तब कहीं जाके आपको नेशनल लिस्ट पे आएंगे। तो अगर मैं आपको अगर नाम वाइज बताऊं, अगर मुंबई से बताऊं, तो अगर आप मुंबई में हो तो पहले आपको कोई क्लब पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा एकेडमी में। लोअर डिवीजन जस्ट कोई भी एकेडमी, शुरुआत तो एकदम लोअर से स्टार्ट हाँ, होती कहीं है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आपको अंडर 14 के जो सिलेक्शन मैचेस होते हैं, हैरिस शील्ड, गाइल शील्ड में परफॉर्म करोगे तो भी होते हैं। फिर एमसीए के कैंप्स होते हैं, क्लब क्रिकेट होता है, उसमें परफॉर्म करोगे तो 14 में जाओगे। फिर उसके बाद अगेन 16 के लिए स्कूल क्रिकेट है, एमसीए कैंप्स है, क्लब क्रिकेट है, वहाँ से आप 16 खेलोगे मुंबई। बिल्कुल। फिर सेम अंडर 19 के लिए है। फिर जब आप 16-19 में अच्छे प्लेयर्स होते हैं देन यू प्ले अपर डिवीजन, ए डिवीजन, बी डिवीजन, टाइम शील्ड खेलते हो। फिर टाइम शील्ड खेलोगे और अंडर 19 वगैरह में स्टेट में अगर परफॉर्म करोगे तो देन यू विल गो टू द रणजी सिस्टम। करेक्ट। एनसीए जाओगे और अगर अंडर 19 में परफॉर्म करोगे, लाइक कूच बिहार ट्रॉफी है या विनू मंकट ट्रॉफी है, उसमें अगर परफॉर्म करोगे तो इंडिया अंडर 19 के लिए बुलाए जाओगे। उसके बाद वहाँ से फिर रणजी का रास्ता खुलता है। फिर अगर रणजी ट्रॉफी में अगर आप परफॉर्म करते हो तो देन यू गेट आईपीएल टैलेंट स्काउटिंग, आईपीएल, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एंड दैट्स यू गो टू द इंडिया। बट ये सब जितना सुनने में आसान है इतना है नहीं। जैसे हम पढ़ाई में फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड करते हैं 10वीं तक, वैसे इंडिया के लिए भी 8 से 9 पड़ाव है पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट। और सिर्फ पड़ाव ही नहीं है, इसमें से ऐसे बहुत सारे ऐसे चालू करते धीरे 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 जो गली है ना वो बहुत ही नैरो हो जाती है। और नैरो गली के साथ साथ यहाँ वाला बंदा भी फ्लॉप होना चाहिए। जैसे आप रणजी ट्रॉफी की टीम में जा रहे हो तो अगर आप ओपनिंग बैट्समैन हो और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और ओपनर पहला और 3 नंबर वाला बहुत अच्छा खेल रहा है तो आपको चांस नहीं मिलेगी। तो कभी कभी आपकी सक्सेस किसी और पे भी डिपेंडेंट है। ये सटीक बात। हाँ, कि कभी कभी कोई फेल होता है और कोई पास होता है, लाइक दैट। बिल्कुल। और क्रिकेट में ना बहुत सारे मिरेकल्स भी होते हैं। तो हर एक किसी को ये कोशिश करना चाहिए, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्रिकेट को प्यार करो। यू लव द गेम, यू वर्क हार्ड एंड जस्ट अपने आप को ये बोलना है कि मुझे इस स्टेट का सबसे बेहतर प्लेयर बनना है, उसके बाद मुझे इस कंट्री का बेहतर प्लेयर बनना है। फिर सिलेक्शन और रिजेक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है। मेरा बहुत एक सिंपल सा लाइन है, नेवर एवर प्ले फॉर सिलेक्शन, प्ले फॉर पैशन। अगर आप मेहनत करोगे, राइट जगह पे रहोगे तो आप ज़रूर आगे जाओगे। और उसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जहाँ पे भी मेहनत कर रहे हो वो जगह सही होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अच्छे टैलेंट्स होते हैं जो सही जगह पे नहीं करते हैं प्रैक्टिस, या सही जगह नहीं पहुंच पाते और उनके अंदर बहुत कुछ होने के बाद भी वो आगे नहीं। यानी काफ़ी लोगों को मालूम है मुंबई क्रिकेट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, काफ़ी चैलेंजेस होती है ऊपर आने के लिए। तो एज अ कोच आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे, कंसिडरिंग आजकल के पेरेंट्स ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेते हैं बच्चे के, यानी हर एक छोटी चीज़ में, और वो प्लेयर्स बच्चे पे भी ज़्यादा प्रेशर आने लगता है। तो यानी क्या बेसिक टिप्स देना चाहोगे अगर मुंबई क्रिकेट में एक्सेल करना हो तो? आजकल जो मैं क्रिकेट देख रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड लोग सोचने लगे हैं कि आज मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूँगा तो कल मुझे ये रिटर्न आएंगे। एग्जैक्टली। और एवरीबडी वांट्स टू जस्ट प्ले कि मैं खेलूँ और मैं आईपीएल खेलूँ या इंडिया खेलूँ या वट एवर लेवल रिप्रेजेंट करूँ। पेरेंट्स भी यही सोच के आते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिकेट एक बहुत टफ जर्नी है।
हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हमको भी नहीं पता है कौन सा प्लेयर कहाँ जाएगा। कोई भी कोच या कोई भी ऐसा एक्सपर्ट ये नहीं बता सकता कि ये प्लेयर इस लेवल तक पहुँचेगा या ये प्लेयर इस लेवल तक पहुँचेगा। एक जस्ट प्रिडिक्शन करते हैं लुकिंग एट देयर करंट परफॉर्मेंस, बट उसके साथ जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आजकल ट्रेंड चला है कि पेरेंट्स सब कुछ छोड़ के बच्चों को क्रिकेटर बनाने में लगे, बीइंग अ कोच आई एम टेलिंग यू, तो मुझे लगता है कि बच्चों को क्रिकेट के साथ उनका एजुकेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्रिकेटर बन भी गए, इंडिया के लिए खेल भी गए, तो इफ़ दे आर नॉट अ गुड दे डोंट हैव गुड एजुकेशन, दे विल नॉट बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। क्योंकि एजुकेशन से हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। क्योंकि क्रिकेट एक रफ स्पोर्ट है, आप धूप में खेलते हो तो आप बहुत टफ बन जाते हो, लेकिन मेंटली टफ होने के लिए आपको पढ़ाई करना पड़ता है। तो जो भी पेरेंट्स अब ये सोच के बच्चों को क्रिकेट में डालते हैं कि आज मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कल मुझे इतना रिटर्न मिल जाएगा, या आज मैं इतना टाइम दे दूँगा तो ये हो जाएगा। आई मस्ट से कि क्रिकेट में इंडिया खेलने का कोई फार्मूला नहीं है। हर प्लेयर अलग है, हर प्लेयर का टैलेंट अलग है, और क्रिकेट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कंसिस्टेंसी और टाइमिंग। तो ये सब चीज़ें हमारे को सोच के करना है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ पेरेंट्स को, प्लेयर्स को और कोचेस को कि आप कभी भी किसी भी प्लेयर को बस ये बोलो कि आप अपना बेस्ट दो। अगर आप ग्राउंड पे आ रहे हो तो आप अच्छी प्रैक्टिस करो, अगर आप बॉलर हो तो आप अपनी स्किल को डेवलप करो और उसको मैच में डिलीवर करो। डोंट वरी अबाउट द आउटकम। अगर आप बैट्समैन हो तो अच्छी प्रैक्टिस करो और मैच में जाके ट्राई करो। एंड ऑफ द डे अगर आप मैच विनर रहोगे तो डेफिनेटली आपको आगे मौका मिलेगा। करेक्ट। हम आपके ही अभी एकेडमी में हैं, आपके ही ग्राउंड पे है अभी फ़िलहाल, तो आप आपके एकेडमी के बारे में कुछ बताइए। और आपने रिसेंटली हाल ही में एक बुक भी लॉन्च किया, तो ये दोनों चीज़ के बारे में थोड़ा हाईलाइट कीजिए। वेल मेरी एकेडमी मुंबई क्रिकेट क्लब है जो यहाँ सांताक्रूज में चल रहा है। एक हमारा घोड़बंदर रोड थाने में है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू से कि अभी एक मैं बहुत बड़ा सेंटर ला रहा हूँ। 7 एकड़ का कॉम्प्लेक्स है जिसमें एवरीथिंग विल बी इनसाइड, ग्राउंड, प्रैक्टिस, इंडोर, स्विमिंग पूल, एकोमोडेशन, इवन स्कूलिंग भी होगा, जो मैं नवंबर-दिसंबर में मेरा गोल है लॉन्च करने का। तो वो एक मेरा बड़ा प्रोजेक्ट है, जो मेरा एक ड्रीम था कि मैं अपने ग्राउंड में इंटर करूँ, वहाँ पे बड़ा सा बोर्ड हो, राइट साइड में कोई बड़ी सी मूर्ति हो, फ्लड लाइट हो। हमेशा मैं 5-6 साल से ड्रीम विजुलाइज कर रहा हूँ। बीच में मैं भाग भी रहा था कि नहीं करना है, बहुत थक जाता हूँ, बट फाइनली आई एम देयर। सो एकेडमी यही है। और बाकी जो बुक के बारे में मैं बता रहा हूँ, आई हैव seen lot of players, coaches and also parents to struggle for getting the right information। क्योंकि आजकल का जो सबसे बड़ा जो ज़माना है वो इंफॉर्मेशन का ज़माना है। बिल्कुल। तो एक प्लेयर को ना 10 साल के बाद समझ में आता है कि उसको कैसे खेलना चाहिए था। एक कोच को बहुत प्लेयर प्रोड्यूस करने के बाद वो एक्सपीरियंस आता है कि उसको कोचिंग कैसे करनी चाहिए थी। और एक पेरेंट को जब वो पेरेंटिंग कर लेता है 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, तब उसको समझ में आता है कि यार मैंने क्या सही किया, क्या नहीं सही किया, कौन से तरीके से करना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने बुक लिखी है ना, ये मैंने सारी चीज़ों को देख के लिखी है। क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ पेरेंट्स बेचारे मिसगाइड होते हैं, कोचेस को सही तरीके से अंदाज़ा नहीं होता है कैसी प्रैक्टिस करानी है, अब और बाकी प्लेयर्स को भी समझ में नहीं आता है कि कैसे। तो बेसिकली वो बुक जो है ना थॉट पैटर्न है, एक प्लेयर को, एक कोच को और एक पेरेंट को कैसे सोच के एक साथ काम करके एक बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। नॉट ओनली दैट, उस बुक में ये भी लिखा हुआ है इफ़ नॉट क्रिकेटर देन व्हाट। तो मैं क्रिकेटर अगर कोई नहीं भी बन पाया, अगर क्रिकेटर मतलब क्रिकेटर तो हर कोई है, लेकिन अगर एक कोई सर्टन स्टेज तक नहीं पहुंच पाया और बीच में बेचारे को कुछ हो गया, जैसे मुझे इंजरी हो गई, तो उसमें ये भी लिखा है कि और करियर ऑप्शंस क्या हैं। तो इसलिए ये बुक हर किसी को लेनी चाहिए, उसको पढ़नी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बुक मैंने बहुत प्यार से लिखा है, 2 साल लगे लिखने में। तो मैं चाहूँगा कि इंडिया के हर बच्चे के पास वो बुक, अभी इंग्लिश में है, हम थोड़े टाइम के बाद कोशिश करेंगे और लैंग्वेज में लगाएंगे। आपके 2 प्लेयर्स तो मशहूर ही है, यशस्वी जायसवाल और पृथ्वी शॉ, यानी उसका डिस्कशन तो आप ऑलमोस्ट हर एक मीडिया में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। बट अभी वो तो एक लेवल पर पहुंच गए, बट और कोई प्लेयर जो आपने अभी हाल ही में नोटिस किए हो डोमेस्टिक लेवल पे, जो आपको लग रहा है आगे अच्छा खेल सकते हैं? आप इसी जगह पे बैठो, यहीं पे यशस्वी और पृथ्वी, हम लोग काफ़ी टाइम स्पेंड किए हैं ये सारे नेट्स में। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि यशस्वी जायसवाल आज इंडिया के लिए खेल रहा है, पृथ्वी इंडिया के लिए खेला है। और जो टैलेंट उन बच्चों के अंदर है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आगे खेल सकते हैं।
और एज अ कोच, एज अ मेंटर, मैं हमेशा चाहूँगा कि मैं हमेशा यशस्वी को भी बोलता था कि तू इंडिया खेलने के लिए नहीं बना है, तो 10 साल इंडिया खेलने के लिए बना। तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ वो सही साबित करे। 10,000 टेस्ट रन बनाए, 10,000 वनडे रन बनाए, बहुत सारे T20 रन बनाए। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दोज किड्स। एक प्लेयर, इंडिया प्लेयर बनाने के लिए कम से कम 5 से 8 साल का प्रोसेस है। तो पृथ्वी मेरे पास आया था 2015 में, और मैं सारा क्रेडिट नहीं लूँगा, उसके पीछे और बहुत सारे कोचेज ने भी काम किया है। रोजली स्कूल में था, MIG क्रिकेट क्लब में था। 2015 से 2017 एंड तक वो मेरे पास था। दैट वाज द वर्स्ट टाइम जब वो स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास आया, एंड फाइनली ही बिकम द कैप्टन ऑफ इंडिया अंडर 19 टीम। यशस्वी 2013 से मेरे पास है और इंडिया के लिए 2023 में डेब्यू किया। पृथ्वी 15 से 18 में डेब्यू किया। तो मैं आपको टाइम फ्रेम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो एक इंडिया प्लेयर बनाने के लिए 5 से 8 साल से 10 साल लगते हैं। अगर पोटेंशियल वाइज देखें तो अभी दिव्यांश सक्सेना है इज विद मी, और उसको मैं काफ़ी मोटिवेट करता हूँ। बिलीविंग सर्कल सर के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। अभी एक और बच्चा आयास खान है, मुंबई खेल रहा है। आवेश खान है, अभी अंडर 19। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो भी अंडर 14-16 खेल रहे हैं। और मेरे पास और भी बहुत सारे बच्चे आते हैं जो आउट ऑफ मुंबई से आते हैं, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, रिकॉर्ड्स भी बना रहे हैं। मैं उनका नाम अभी नहीं लेना चाहूँगा। सो एक प्रोसेस है, बड़ा क्रिकेट खेलना एक प्रोसेस है। हाँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरा जो बेंचमार्क बहुत हाई सेट हो गया है। बिल्कुल कि अगर आप इंडिया प्लेयर दे देते हो तो कोई रणजी खेलता है या कोई अंडर 19 खेलता है ना, तो वो मायने नहीं रखता। तो मैं हमेशा अपने आप को ये बोलता हूँ कि यशस्वी ने एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है। वो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने एक ऐसा प्लेयर दिया। और मुझे लगता है कि वो बेंचमार्क तक अगर कोई प्लेयर पहुँचे और खेले तो शायद और अच्छा होगा। लेकिन एनीवेज सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, सब अच्छा करेगा। मुझे लगता है मुशीर खान इज़ अ गुड टैलेंट, जिसने लास्ट 2 इयर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और मुझे लगता है नेक्स्ट बिग अभिषेक शर्मा हो सकता है। मैं अभी कल किसी से उसकी बात कर रहा था कि ही वॉज द कैप्टन ऑफ शुभमन गिल एंड पृथ्वी शॉ इन 2017। और बीच में ये लोग आगे आ गए तो क्रिकेट ऐसे ही चलता रहता है, ऊपर नीचे का खेल। तो मुझे लगता है मुशीर इज़ वन ऑफ द प्लेयर फ्रॉम मुंबई हु कैन प्ले एट द हायर लेवल। मैंने बताया दिव्यांश के बारे में बताया, ही इज़ ऑल्सो हैविंग अ वेरी गुड पोटेंशियल। और मेरे जो प्लेयर हैं उनके तो काम चल ही रहे हैं। तो मुझे लगता है ये 2 प्लेयर मुझे लगता है अच्छा खेल रहे हैं। सर, आप यानी आपके प्लेयर्स की जर्नी तो आपको सभी पूछते हैं, बट आपकी जर्नी के बारे में आप थोड़ा बताइए, आपने कैसे शुरुआत की क्रिकेट में? देखिए, मैं जब बहुत छोटा था और 1992 वर्ल्ड कप चल रहा था, तो मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया। आई वॉज इन गोरखपुर, और फिर ऐसा लगा कि मैं स्पोर्ट में आना चाहिए, क्रिकेट में आना चाहिए। तो फिर थोड़ा बहुत आसपास खेला, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ट्रायल्स में गए और ठीक ठाक खेल रहा था। लेकिन यूपी में कैसे होता है, तभी मैं 12-13 साल का था, बहुत बड़े बड़े लड़के थे। तो मैं बड़ा सोचता था कि मेरे को और अच्छी ट्रेनिंग मिले और अच्छी प्रैक्टिस करूँ। तो फिर उस टाइम पे एक मैगज़ीन आती थी, क्रिकेट सम्राट, तो मैं वो पढ़ने लगा और उसमें मुझे पता चला कि सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली जो उस टाइम पे और अभी भी ग्रेट ही प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छा कर रहे थे। तो मुझे पता चला कि आचरेकर सर एक मुंबई में कोच हैं और शारदाश्रम स्कूल है, वहाँ पे बहुत अच्छी कोचिंग होती है और वहाँ से प्लेयर जा सकता है इंडिया के लिए। तो फिर मैंने अपने फादर को बोला कि मुझे मुंबई जाना है क्रिकेट खेलने के लिए। और गोरखपुर में मेरे एक दोस्त थे जो मेरे फर्स्ट टाइम उनके पास में गया था, डॉक्टर विनय सक्सेना सर, तो उनके पास में जाने लगा, थोड़ा कैंप करने लगा। फिर उन्होंने भी थोड़ा गाइड किया मुंबई, 1-2 दिन से बात करके। देन मैं मुंबई अपने फादर को बोला जाना है। लेकिन मेरे फादर वेटेनरी डॉक्टर थे और उस टाइम हम लोग 3 भाई थे, जो तीनों लोग स्टडी कर रहे थे। मैं कर रहा था, मेरे बीच वाले भाई कर रहे थे, मेरे बड़े भाई कर रहे थे, और मेरे बड़े भाई की जस्ट शादी का चल रहा था। तो मेरे फादर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि 6,000 की सैलरी में मुंबई से, और हम लोग रेंट पे रहते थे गोरखपुर में, हमारा गांव कहीं और था। तो फादर थोड़ा सा उन सब वजहों से शायद सोच रहे होंगे कि ना भेजें, बट मैंने बहुत जिद किया कि मुझे जाना है, मुझे खेलना है। एंड देन फाइनली हम कोशिश करने लगे मुंबई आने की। तो कोई एक मिले, सुभाष मौर्य जी करके हैं, भांडुप में रहते हैं, उनके थ्रू मैं मुंबई में आया 1995 में। और 8x8 के रूम में हम लोग 6 से 8 लोग रहते थे, और उस टाइम पब्लिक टॉयलेट में जाते थे हम लोग। और फिर देन आ गए, लेकिन आचरेकर सर का कोई पता नहीं था।
तो घूमते घूमते हम लोग सुबह निकलते थे आचरेकर सर को ढूंढने। फिर समहाउ किसी ने बोला कि आचरेकर सर का एड्रेस है, आप डायरेक्ट जाओ और उनसे मिलो। तो मैं वहाँ पे गया और सर थे नहीं, आगरा गए हुए थे। उनकी डॉटर मिली, कल्पना मैडम, जो हमारी कोच भी रही। तो उन्होंने बताया कि सर आएंगे कुछ दिनों के बाद, आप फिर आए। तो देन अगेन आई वेंट बैक और फिर मैं आया करीब 20-25 दिन का। फिर मैं अपने डैड के साथ आया। फिर आचरेकर सर ने जब मुझे देखा तो बोले तुम तो बहुत छोटे हो, कैसे रहोगे मुंबई में अकेले? तो मैंने बोला मैं सर रह लूँगा। तो वो लेके गए शारदाश्रम स्कूल में। और चूँकि मैं हिंदी मीडियम से था और शारदाश्रम इंग्लिश मीडियम में था, तो प्रिंसिपल ने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, तो उनको समझ गया कि ये लड़का पढ़ नहीं पाया। तो फिर उन्होंने बोला कि एडमिशन क्लोज हो गया है। उन्होंने, क्योंकि आई वाज सो स्मॉल, तो उनको लगा कि इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो डीमोरलाइज हो जाता ना। तो उन्होंने बोला कि अगले साल आना, ताकि शी ट्राइड कि चलो अगले साल पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर उस तरीके से मुझे रिजेक्ट कर दिया। और फिर हम लोग नीचे उतरे बिल्डिंग से और आचरेकर सर बोले देखो मैंने अपना काम किया, अब स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलेगा तब कैसे खेलोगे? तो आचरेकर सर अपने रास्ते पे जाने लगे और मैं अपने रास्ते पे जाने लगा। फिर पता नहीं क्या हुआ और मुझे बस मैंने अपने फादर को बोला, फादर भी के साथ, कि मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं ज़रा सर से बात करता हूँ। तो मैं भाग के गया आचरेकर सर के पास और आचरेकर सर को एक ही चीज़ मैंने बोला सर मैं आपके साथ आपके घर तक वॉक करके आ सकता हूँ? तो बोले नहीं नहीं मैं चल लूँगा। मैं बोला नहीं सर, आप मेरे लिए इतना दूर आए हो तो मुझे आपके साथ आना है। बोला अच्छा चल ठीक है चल। अगर बाज़ार में रहते हैं और शारदाश्रम स्कूल भवानी शंकर रोड पे है, तो मे बी 10-15 मिनट्स का वॉक। तो जैसे ही मैं जा रहा था वैसे ही मेरे दिमाग में पता नहीं क्या, मैंने सर को बोला सर मैं 1700 किलोमीटर से दूर से आया, 1751 किलोमीटर टिकट पर रहता हूँ और आप एक बार मुझे खेलते हुए देख लीजिए, फिर आप डिसाइड करिए कि क्या होना चाहिए। तो बोले ठीक है शाम को शिवाजी पार्क में आ जाए 5 बजे। तो मैं शिवाजी पार्क में गया शाम को 5 बजे और फिर थोड़ा कुछ बच्चों में उन्होंने मुझे खिलाया और बोले मेरे फादर के पास गए फिर, और फादर को बोले कि इसको यहीं छोड़ दो, ये खेल जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। तो मेरे फादर थोड़ा सरप्राइज हो गए और बोले कि ये क्या हो गया, कि सुबह तो सर ने बोला जाओ और अभी बोल रहे हैं रुका दो। तो देन वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और फर्स्ट 2 इयर्स मेरे बहुत अच्छे गए। मेरे फादर मुझे सपोर्ट करते थे, बट मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि मेरे फादर बहुत मुश्किल से मुझे पैसे दे रहे होंगे और मुझे एज सुन एज पॉसिबल ये बंद करना। तो मैं जब मेरे पेपर कटिंग वटिंग बन गए तो मैं एक जनसत्ता न्यूज़पेपर था उसकी कटिंग लेके जाता था, उसमें आता था सक्सेस स्टोरी, तो उस पर एड्रेस या किसी का शॉप का नाम आता था कि ये बंदा बाहर से कहीं से आया मुंबई में और इस्टेब्लिश्ड हो गया लाइक दैट। तो मैं वो एड्रेस पे जाता था और बोलता था लोग प्लीज़ मुझे स्पॉन्सर कर दो 2 साल 3 साल, मैं फैमिली मेरी अच्छी नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकती है और आगे मैं अगर खेल लूँगा कुछ कर लूँगा तो फिर आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करूँगा। तो 100 में से 99 लोगों ने तो रिजेक्ट किया, कुछ लोगों ने तो बहुत उल्टी सीधी बातें भी बोली, कहाँ से आ जाते हो, और एक्चुअली मेरा तरीका सही नहीं था, आई डोंट ब्लेम देम। फिर फाइनली ऐसे करते करते कांदीवली में ठाकुर ग्रुप है, उनसे मैं मिला। बहुत भाग दौड़ करने के बाद उन्होंने मुझे 2000 रुपये पर महीने देने का चालू किया। फिर वहाँ से थोड़ी अच्छी हो गई, फिर मैं थोड़ा अच्छा खेलने लगा, मुझे रिजवी कॉलेज में गया, वहाँ से रहने को मिल गया। तो फिर मैं अच्छा क्रिकेट खेलने लगा, 98 वगैरह तक अच्छा खेलने लगा। बट मेरे अंदर एक डेस्परेशन था कि मुझे और जल्दी खेलना है। मुझे लगता था कि ये जो लोग स्पॉन्सर करें भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। तो मेरे जो सीनियर्स थे या जो मेरे कोचेस थे उस टाइम पे, वो बोलते थे तू ओवर प्रैक्टिस कर रहा है, इतना प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए और डाइट सही नहीं है। तो मैं बोलता था नहीं, मेहनत करने आया हूँ, मुझे मेहनत करना है। और फिर वहाँ से मैं बहुत उल्टी सीधी चीज़ें प्रैक्टिस करने लगा, यानी कि ओवर प्रैक्टिस करने लगा। और फिर मुझे मल्टीपल मसल फेलियर हो गया और मुझे पता भी नहीं था, कभी यहाँ दर्द होता था, कभी वहाँ दर्द होता था। और फिर धीरे धीरे क्योंकि मैं फास्ट बॉलर था और फिर मेरा बॉलिंग ख़त्म हो गया। और फिर जैसे वो स्टेज आया कि मैं थोड़ा सा खेलना कम किया, तो जो भी लोग मुझे सपोर्ट करते थे ना, उन्होंने धीरे धीरे स्कॉलरशिप बंद हो गई। फिर वो जो मैं जहाँ पे रिजवी ने मुझे रहने के लिए दिया था वो भी चला गया और मैं 1999 में ऑलमोस्ट नो मैंस लैंड पे था। मतलब ना मेरे पास छत था, ना मेरे पास खाने के पैसे थे। तो वो जो टाइम था ना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स है, जैसे एक मेरा दोस्त है उस टाइम पे प्रमोद तिवारी करके मेरा दोस्त, तो उसका एक ऑफिस था इधर ही बकोला में। तो मुझे बोला मेरे ऑफिस में रहेगा क्या? तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो
ठीक है वहाँ ही आता है, वो 3 तरफ से खुला था और वहाँ पे मतलब रहना बहुत चैलेंजिंग था, पब्लिक टॉयलेट था, तो थोड़ा वहाँ रहने लगा, फिर दूध की डेयरी में रहा, फिर मतलब मल्टीपल प्लेसेस पे रहा फाइनली। और मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था क्योंकि मुझे इंजरी थी, तो धीरे धीरे मेरी बॉडी ने साथ देना छोड़ दिया और फिर मेरे पास क्रिकेट ग्राउंड के बाहर के बहुत सारे स्ट्रगल शुरू हो गए और वो टाइम मेरे लिए बहुत टफ था। एंड देन फाइनली 2000 में मैं एक जिम था, उस जिम में रहने लगा, 3 साल उस जिम में रहा, जहाँ पे मैं अगर बोलूँ तो रहना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। वो एकदम नाले के बगल में है, बहुत सारे मच्छर काटते थे, कुछ प्रोटेक्शन नहीं था, तो इस तरीके से चलने लगा। बट जो मुझे इंजरी हुई उससे मेरी बॉलिंग ख़त्म हो गई और धीरे धीरे फिर मैंने कोशिश की एज अ बैट्समैन खेलूँ। मैं खेला कभी मुंबई में, कभी अलग अलग स्टेट्स में जाके क्लब क्रिकेट, कॉर्पोरेट क्रिकेट सब खेलता गया, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि जो मैं पोटेंशियल था वो नहीं है, बिकॉज ऑफ मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है। बट आई ट्राइड वेरी हार्ड, बट धीरे धीरे बहुत बार ऐसा लगा कि नहीं अब क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन मैं कोशिश करता रहा 2009 तक। फाइनली 2009 में मुझे कॉल आया मेरे घर से और मेरे फादर ने बोला कि मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ है और फिर मेरे हाथ से कुछ हाथ छूट गया और फिर उनको मैं मुंबई लाया और उनका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन वो बचे नहीं। और जब वो मरने लगे, जब ही वॉज डाइंग, तो उनकी बातें मुझे याद आने लगी। एक बार उन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप में जब सचिन ने छक्का मारा शोएब अख्तर को, तो उन्होंने बोला था कि बहुत सारे सांप होते हैं लेकिन मणिधर सांप नहीं होता है, जो मेरे पे था। मुझे बहुत ख़राब लगा और हमेशा बोलते थे कि मुंबई गए हो तो नाम बना के आना, क्योंकि हम लोग जब बहुत सारे बच्चे जो बाहर निकलते हैं तो नाम बनाना होता है कि लोग पहचाने जाने। तो जब मेरे फादर की डेथ हुई ना, तो मुझे बहुत ही सॉलिड रियलाइजेशन हुआ। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे साथ क्या चल रहा है, मैं इतना कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतने सब चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे हमेशा भरोसा था कि कभी ना कुछ ना कुछ होगा। देन उसी साथ जैसे मैं अपने खर्चे के लिए उस दौर कुछ ये मुंबई क्रिकेट क्लब करके मैंने बनाया, तो उस टाइम हम लोग टूर्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे, तो वैसे धीरे धीरे मेरा पॉकेट मनी निकल रहा था। और फिर बहुत ट्राई करने के बाद फिर 2009 में मुझे लगा कि बस, मुझे लगता है कि एज अ प्लेयर मेरी जर्नी ज़्यादा नहीं है, लेकिन तभी मैंने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करूँगा कि जिस जगह पे मैं पहुँचना चाहता था मैं वहाँ पहुँचूँगा समहाउ। आई डोंट नो, उस टाइम मुझे पता नहीं था कि एज अ प्लेयर तो मैं नहीं पहुँच सकता था, एज अ कोच कभी कोच का भी मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से चीज़ें होंगी, क्योंकि मुंबई में एक से एक कोचेज़ हैं, कोई इंडिया खेला है, कोई बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास खेला है, कल खेला है, और मेरा ऐसा कुछ खास बैकग्राउंड नहीं था। आई प्ले डिसेंट लेवल ऑफ क्रिकेट, तो मुझे पता था वो चैलेंजेस सब आएंगे, बट गॉड ग्रेस आई फील वेरी गुड नाउ कि मुझे लगता है कि जो मैं करना चाहता था बिल्कुल आज उससे भी ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। कुछ लाइन आप अगर जूम क्रिकेट के लिए बोलना चाहोगे? जूम क्रिकेट लोकल ग्रास रूट क्लब लेवल कवर करता है, काफ़ी मेहनत करते हैं ग्राउंड पे जाके, तो कुछ लाइंस जूम क्रिकेट के लिए? बिल्कुल, मैं जूम क्रिकेट को आई थिंक फॉलो भी करता हूँ। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हाँ, है। मैं देखता हूँ आपके बहुत सारे बच्चों के परफॉर्मेंसेस हाईलाइट करते हो, बहुत सारे एकेडमी, जो छोटी छोटी एकेडमीज़ हैं जिनको चाहिए कि उनके परफॉर्मेंसेस लोगों तक जाए, वो भी आप करते हो। और इस तरह की चीज़, क्योंकि नॉर्मली जब से सोशल मीडिया है, पहले ऐसा होता था कि न्यूज़पेपर होता था, और क्योंकि 1-2 बार मेरे न्यूज़पेपर एडिटर से बात हुई है, लोगों ने स्पोर्ट्स कॉलम बंद कर दिए थे कुछ न्यूज़पेपर्स में, तो मैं उनको बोलता था कि आप इंडिया का जो मैच दिखा रहे हो ना, वो मैं टीवी पे रात को देख चुका हूँ, और जो आप वो बता रहे हो कि ये परफॉर्मेंसेज IPL या कहीं के हुए, वो भी मैं रात को लाइव देख चुका हूँ। मुझे देखना है कि आज़ाद मैदान में क्या हो रहा है, बिल्कुल क्रॉस मैदान में क्या हो रहा है मेरे आस। तो न्यूज़पेपर जो था वो था लोकल, आसपास की चीज़ें, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीच में कम हो गई थी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप जैसे लोग आए हैं और आप ऐसे ऐसे बच्चों का परफॉर्मेंसेज हाईलाइट करें जिनको ज़रूरत है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि उनको भी वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और चूँकि जो छोटे छोटे सिलेक्शंस होते हैं ना, तो सिलेक्टर लोग भी देख सकते हैं, बिल्कुल कोचेस देख सकते हैं, और वो प्लेयर को शुरुआत से ही अगर उसको इस तरह का एक्सपोजर मिलता है तो ही फील गुड, ही फील लाइक इंटरनेशनल। करेक्ट। थैंक यू सर, आपने काफ़ी वैल्यूएबल टाइम दिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, उसके लिए धन्यवाद। और हम आपको विश करते हैं कि आप आगे और प्लेयर्स देते रहिए इंडिया। थैंक यू। बस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, बिल्कुल, क्योंकि मेरे को ऑथर ये बोलेंगे, जो मेरी बुक है द पाथवे ऑफ क्रिकेटिंग एक्सेलेंस एंड बियॉन्ड, ये अभी जून महीने से अमेज़ॉन पे आ जाएगी,
अच्छा तो आप अमेज़ोन से ले सकते हैं, और अगर अमेज़ोन पे नहीं आती है तो आप डायरेक्ट हमारा एमसीसी का जो वेबसाइट है वहाँ पे आप या इंक्वायरी डाल सकते हैं अगर कोई इश्यूज आते हैं। तो बस आप बुक पढ़िए एंड डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू ऑल। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।